नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल शाम बीजेपी हेडक्वार्टर में बिहार विजय का पर्व मना रहे थे, उसी वक्त देश के एक हिस्से में खलबली मच रही थी। उस हिस्से का नाम पश्चिम बंगाल है, जहां अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार का जय घोष करते हुए पीएम मोदी ने नायाब सियासी कौशल दिखाया और बंगाल चुनाव की रणभेरी भी बजा दी। सीधे सीधे बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिया और बिहार में जीत दिलाने के लिए जंगल राज के मुद्दे को बंगाल का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया। वैसे तो बिहार विजय के साथ ही बंगाल चुनाव की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन मोदी की हुंकार के बाद अब यलगार शुरू हो गया है। ममता को सीधे निशाने पर लेते हुए पीएम ने बंगाल में मौत का खेल बंद करने की चेतावनी दे दी है। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे होगी अगले 1 घंटे तक बातचीत। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में चौथी बार सत्ता में आना कोई मामूली बात नहीं है। बगैर काम किए और लोगों के दिलों में उतरे ये संभव नहीं है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। खासतौर से पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी का प्रदर्शन बेमिसाल रहा है। ऐसे में अब सबकी नजर अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर होगी, जहां ममता बनर्जी साफ साफ मुश्किलों में घिरी दिख रही हैं। और आइए हम अपनी इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार के बाद ये जो मिशन बंगाल का बिगुल फूंका गया है, इसके मायने क्या हैं। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीएम की इन बातों के मायने क्या हैं। बदला बिहार, बदलेगा बंगाल भी क्या? बदले की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। मौजूदा दौर में लोगों को विकास की राजनीति चाहिए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। बिहार में जीत दर्ज करने के बाद इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा भी पीएम ने उठाया। हिंसा को शय देने की तृणमूल कांग्रेस की फितरत अब लोग समझ रहे हैं, यह कहा प्रधानमंत्री ने। और यह भी आरोप लगाया ममता बनर्जी पर, तृणमूल कांग्रेस पर, कि राह से भटक गई हैं ममता और कहीं ना कहीं हिंसा को शय दी जा रही है। और इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो तरीका अख्तियार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। ये तमाम तरह के सवाल उठाए गए हैं। जुझारू ममता को आकांक्षाएं पूरी करने के लिए जूझना था, लेकिन वो बीजेपी से जूझती रहीं, ये नजर आता है। 10 साल का हिसाब, इसको भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हुई। 2 टर्म पूरे कर रही ममता से अब बंगाल की जनता काम का हिसाब मांगेगी, यह निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। वहीं बिहार का असर, पड़ोसी राज्य बिहार में काम के आधार पर एनडीए चौथी बार सत्ता में आ रही है, तो निश्चित तौर पर जो काम है, जो विकास के दावे हैं और उस पर कितना अमल किया गया, ये सारी बातें बहुत अहमियत रखेंगी। और इसीलिए बदला है बिहार, तो क्या बदलेगा बंगाल भी? ये सवाल खड़े हो गए हैं। निश्चित तौर पर जो हमला बोला गया है बीजेपी की तरफ से, वो ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनका हम सीधे रुख कर सकते हैं। अर्जुन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से ही बीजेपी के सांसद हैं। कविंदर गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम रहे हैं। डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हैं। और खालिद अब्दुल्ला साहब, जो कि टीएमसी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अभिषेक उपाध्याय का सबसे पहले मैं रुख करूंगा, जो मौजूद हैं हमारे साथ पटना में। अभिषेक, साफ तौर पर एक बात नजर आती है, अगले साल होने हैं बंगाल में विधानसभा चुनाव और बिहार में जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के जरिए मिशन बंगाल की शुरुआत कर दी है औपचारिक तौर पर। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है वो बहुत ही ध्यान से उस पर विचार करने के योग्य है। उसमें एक एक शब्द उनका इशारा कर रहा था कि आखिरकार बीजेपी की रणनीति क्या है। बीजेपी की रणनीति के हिसाब से पूरा भाषण तैयार किया गया था और उस भाषण में सीधे सीधे उन्होंने जब ये जिक्र किया कि हम ये समझा रहे हैं, चेतावनी तो जनता देती है
कि वहां पर कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। और तो ये आप समझ लीजिए सबसे जो संवेदनशील मुद्दा है बीजेपी के लिए बंगाल में, उसको छू लिया। 120 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या बीजेपी ये कहती है कि वहां पर की गई है। और दूसरी बात ये है कि जहां जहां ये हत्याएं हुई हैं उन्हीं जगहों पर बीजेपी अपने कैंपेन को, आप यूं समझ लीजिए कि उन्हीं को पॉइंट बना करके वहां से आगे बढ़ा रही है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह उन्हीं जगहों पर जा रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं के परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है। तो एक कार्यकर्ताओं के जरिए की वेव जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी ने यह कह दिया है कि बिहार के बाद अगला लक्ष्य बंगाल है और पूरी एनर्जी से वहां पर डटी हुई है पार्टी। जी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ। और जिस बात का हमने जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं उसमें सबसे अहम है पश्चिम बंगाल में हिंसा का मुद्दा। पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति पर पीएम का बड़ा बयान क्या है, ये देख लीजिए। मौत के खेल से मत नहीं मिलेंगे, यानी वोट नहीं मिलेंगे, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है, उसका जिक्र किया पीएम नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद के अपने संबोधन में, और कहा कि जनता जनार्दन अपना काम करेगी। ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। और कविंदर गुप्ता साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अर्जुन सिंह साहब जो कि बीजेपी के एमपी हैं पश्चिम बंगाल से ही, वो भी इस डिबेट को थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन कविंदर गुप्ता साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या बिहार में जो जीत हासिल हुई है, जो जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, उससे बीजेपी के हौसले अब बुलंद हैं, इसीलिए अभी से मिशन बंगाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं बीजेपी ने? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता रहता है जो कि हमेशा से लोगों के बीच में एक्टिव रहता है। हमारा जो काम होता है बूथ स्तर तक होता है। हर बूथ पर 1 बूथ 10 यूथ इस प्रकार का नारा लेकर के, और इसी प्रकार से वहाँ पर महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, जहाँ जहाँ जो मायने रखता है उसको साथ में जोड़ करके चलते हैं। और ये संपर्क केवल इलेक्शन के लिए नहीं होता, ये संपर्क पूरा वर्ष होता है। भारतीय जनता पार्टी के 6 उत्सव हैं। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मन की बात की जाती है हर महीने, उस पर सभी कार्यकर्ता मिलकर के बैठते हैं, चाहे वो इस प्रकार का कोरोना काल हो। नहीं, लेकिन कविंदर गुप्ता जी, खास तौर पर पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए जो बातें कही गई हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, उसमें सबसे बड़ा तो यह नजर आता है कि जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाती रही कि भाई हमारे 120 कार्यकर्ताओं की अब तक हत्या हो चुकी है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में। क्या इन्हीं आरोपों के साथ बंगाल में बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, यह माना जाए? ये आरोप नहीं है, ये वास्तविकता है। और लगातार जो गुंडा राज आज पश्चिम बंगाल में चल रहा है उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कहीं रैली होती है, कहीं प्रधानमंत्री ने भी आना होता है, उसको परमिशन नहीं दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कई एजिटेशन करते हैं, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, उनको रोका जाता है। और पुलिस जो है पूरी तरह से सरकार का कहना मान करके गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसाए जाते हैं, लाठीचार्ज किया जाता है, गोली चलाई जाती है। आज ये जो माहौल बना हुआ है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, गुंडागर्दी का राज है। ठीक है, खालिद अब्दुल्ला साहब, क्या आपको लग रहा है कि ये आरोप भारी पड़ सकते हैं? अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी जोर शोर से ये आरोप लगा रही है कि राजनीतिक प्रतिशोध के नजरिए से हत्या की जा रही है, जानबूझकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। समीर भाई, सबसे पहले आपको और आपके इस माध्यम से सारे भारतवर्ष को
आने वाले दीपावली काली पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन देना चाहूंगा जी। आपने प्रश्न बड़ी अच्छी कहा है कि चेतावनी नहीं दी जा रही है, भारत जनता चेतावनी देगी, जनता इसका फैसला करेगी। आपने मौत के बारे में कहा कि मौत का सौदा हो रहा है। मैं यहाँ पे याद दिला देना चाहूंगा कि 2012-13 में भारत में ही नरेंद्र मोदी जी का नाम मौत का सौदागर लिया गया था। वो मौत के सौदागर इसलिए कहा गया था कि गुजरात में हजारों लोगों की हत्या कर वो अपनी तख्त बनाए रखे थे और प्रधानमंत्री का भी रास्ता उनको साफ करने में ये कामयाब हुए थे। खालिद अब्दुल्ला साहब, अभी जो सरकार पर आरोप लगाया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, और बीजेपी ये कह रही है कि भाई अब तक 120 हमारे कार्यकर्ताओं को, संघ के नेताओं को मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी हत्या करवा दी गई राजनीतिक रंजिश के चलते, उस पर बताइए ना। आप मौका ही नहीं देंगे। आप मौत के सौदा के बारे में पूछा तो मैंने बताया। दूसरी तरफ आपने कहा कि बदला बिहार बदलेगा बंगाल में। एक तरफ देखें कि एक बादशाह खड़े हैं और दूसरे तरफ एक साधारण महिला हवाई चप्पल पहन के खड़ी है, इसलिए मैं बादशाह कहा कि प्रिंस सूट और सूट बूट में खड़े थे। तो प्रिंस सूट तो निश्चय बादशाह के नाम से जाना जाता है, तो बादशाह और साधारण महिला में यह टकराव है। बादशाह को यहाँ पे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो जनता तय करेगी। ठीक है, चलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर टीएमसी की तरफ से क्या जवाब आया है। खालिद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कंटिन्यू कीजिएगा आगे। आपकी पार्टी का जो ऑफिशियल बयान है वो तो सुना दें। बंगाल में बीजेपी ने हिंसा की शुरुआत की, ये कहा गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, हम हिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं हैं, हम शुरू से हिंसा के शिकार हुए हैं, ये टीएमसी का कहना है। हमें पहले लेफ्ट ने सताया, अब बीजेपी सता रही है, यह कहा गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों के जवाब में। कविंदर गुप्ता साहब, टीएमसी तो खुद को पीड़ित बता रही है, वो ये कह रही है, और क्या ऐसा है क्या इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों से आगे बढ़कर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये दोनों तरफ से हो रहा है? क्या हिंसा का रास्ता पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रंजिश के चलते दोनों तरफ से अख्तियार किया जा रहा है क्या? क्योंकि दोनों पक्ष अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं। देखिए, आए दिन हम पश्चिमी बंगाल की खबरें जो सुनते हैं, पूरा देश इसको देखता है, पूरा संसार इसको देखता है जी। इस सभी में आप देख सकते हैं हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मकान जलाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, वहां पर लगातार इतनी हत्याएं हुई, उसका रिकॉर्ड है, ये हम सब जानते हैं। और ये आज इनको लगने लगा है कि पूरे देश में भारत में हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, तो उसी कारण से कहीं ना कहीं तकलीफ होती है इनको। ये जो मौत का सौदागर अभी हमारे जो प्रवक्ता हैं टीएमसी के वो कह रहे थे, उनको साफ ये जाहिर होना चाहिए कि अगर वो मौत का सौदागर होते तो ये गुजरात में किस प्रकार से उनको लगातार पिछले 20 सालों से समर्थन मिल रहा है। और कल का भी जो घटनाक्रम देखा, पूरी की पूरी सीटें बिल्कुल क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने गुजरात में जीती हैं। ये लोगों का समर्थन, जब लोगों का जो समर्थन है वही सामने पता लगता है कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है, नेता की छवि कैसी है। ठीक है कविंदर गुप्ता साहब, ठीक है, खालिद अब्दुल्ला साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, और खालिद अब्दुल्ला साहब जो आंकड़े हम दिखाने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर लगातार जारी है। पिछले 2 महीने में 8 बीजेपी नेताओं की 2 महीने में 8 बीजेपी नेताओं की हत्या की गई। टीएमसी पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप है। अगले साल होने हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव, और ये जो खूनी राजनीति, खूनी सियासत का दौर पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है, इसका अंत कब होगा? और आने वाले विधानसभा चुनावों में ऐसा लग रहा है कि यह मुद्दा एक बड़ी शक्ल अख्तियार कर सकता है। पिछले 2 महीने में 8 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है, और बीजेपी का यह आरोप है कि अब तक 120 कार्यकर्ता और नेता बीजेपी और संघ के मौत के घाट उतारे जा चुके हैं, उनकी हत्या की जा चुकी है, और सीधा आरोप बीजेपी टीएमसी पर लगा रही है। इसके लिए कब क्या क्या हुआ, कौन सी वारदात हुई, कहां पर
चुनाव में रंजिश का आरोप लगा, राजनीतिक रंजिश का आरोप लगा हत्या में। ये हम आपको बताते हैं। 2 महीने 8 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है। 14 सितंबर 2020 को कूच बिहार में संबारू बर्मन की टीएमसी के गुंडों ने पीट पीट कर हत्या कर दी, ये आरोप लगा। इसके अलावा 4 अक्टूबर 2020 को बैरकपुर में, जिसके सांसद अभी हमारे साथ मौजूद भी होंगे, वकील मनीष शुक्ला की हत्या कर दी गई। यहां पर भी आरोप लगा कि राजनीतिक रंजिश के तहत यह हत्या की गई है। 20 अक्टूबर 2020 को बसीरहाट में रविंद्रनाथ मंडल की हत्या की गई। तो लगातार यह सिलसिला जारी है। 2 महीने में 8 नेताओं की हत्या हुई है। 28 अक्टूबर 2020 को बैरकपुर में ही मिलन हल्दर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद भी 15 अक्टूबर 2020 को पूर्व मिदनापुर में मदन घोराई की पुलिस कस्टडी में मौत हुई और यहां पर भी आरोप यह लगा कि दरअसल पुलिस प्रशासन ममता बनर्जी की सरकार के टीएमसी के इशारे पर काम कर रहा है। 26 अक्टूबर 2020 को पश्चिमी मिदनापुर में बच्चू बेरा की लाश लटकी हुई मिली। तो यह सिलसिला लगातार जारी है। क्यों हो रहा है ऐसा, यह है बड़ा सवाल। 28 अक्टूबर 2020 को हावड़ा में किंगर माझी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 1 नवंबर 2020 को नदिया में विजयशील की हत्या की गई। तो यह सिलसिला राजनीतिक रंजिश का, खूनी सियासत का लगातार क्यों जारी है अब्दुल्ला साहब, यह है बड़ा सवाल। आंकड़े हमने आपके सामने रख दिया। देखिए समीर भाई, बंगाल एक बहुत समझिए ये क्रांतिकारी जगह है। यहाँ पे ममता बनर्जी ने वाम फ्रंट से, लेफ्ट फ्रंट से लड़कर उन हमारे कर्मियों का, कार्यकर्ताओं का हजारों की तादाद में हत्या खालिद अब्दुल्ला साहब, आप पुरानी बातें क्यों करते हैं? अगर ममता बनर्जी को खूनी सियासत का सामना करना पड़ा तो अब आप भी वही काम करेंगे क्या? जो आरोप कभी लेफ्ट पर लगता था, आप भी वही काम करेंगे? ये बात सुने, मैं आपको कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि हत्या करना, क्योंकि उनके सांगठनिक आपस में इतनी लड़ाई है। आप दिलीप घोष, मुकुल राय और आपका भूत जो एक्स प्रेसिडेंट थे, वो भी देखिए ना आपस में लड़ रहे हैं। अगर आपस में ये लोग राज्य स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायत स्तर और जिला स्तर में किस तरह से इन लोगों की लड़ाई हो रही है। ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। इवन सिर्फ बीजेपी आपस में नहीं लड़ रही, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के नदिया डिस्ट्रिक्ट में एक और तृणमूल का एमएलए को हत्या किया, वो आप भूल गए, जिसमें एफआईआर किया गया है मुकुल राय का। ये सब आपने नहीं बताया, क्योंकि ये इनका काम ही हत्या करना है। इन लोगों के आपस में जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कविंदर गुप्ता साहब, क्या कहेंगे इस पर? आप क्या कहेंगे इस पर? आप टीएमसी ये कह रही है कि भाई उनके कार्यकर्ता भी मारे जा रहे हैं, और दिलीप घोष जो कि आपके पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं, उनका 2 दिन पुराना ही बयान है। वो कह रहे हैं कि टीएमसी के लोगों को जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनका हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, शमशान पहुंचा दिया जाएगा। ये तो उनका बयान है ऑफिशियल। देखिए, जो आंकड़े आपने दिखाए हैं जी, ये इस प्रकार के लोगों की लगातार ये कोशिश रहती है कि यहाँ पर इस प्रकार का माहौल बनाया जाए कि कार्यकर्ता को डराया जाए। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपनी जान भी दे देगा, लेकिन इस प्रकार की जो कोशिशें हैं उनको हमेशा असफल बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमारे जो भी संगठन है, हमारा जो विचार परिवार है, आज अगर आर्मी के बाद कहीं किसी को देखा जाता है तो हमारे कार्यकर्ता को देखा जाता है। दुख में, सुख में, हर माहौल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होता है और इस प्रकार के जो दमन है उसको सहन करना पड़ता है। आज जो बंगाल की हालत है, ये आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शन में इनको ये जो इनकी एक सोच है कि किसी को डराने से, धमकाने से, मारने से, हत्या करने से ये सिलसिला रुकने वाला है। ये कभी सिलसिला नहीं रुकेगा। बंगाल का एक एक कार्यकर्ता सर पर कफन बांध करके इस देश और समाज मां भारती के लिए निकला हुआ है। ठीक है, आज जो ठीक है कविंदर गुप्ता साहब, और आप क्योंकि जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, जम्मू कश्मीर के आप डिप्टी सीएम रहे हैं, और यहां पर भी इन दिनों राजनीतिक हत्याओं का एक दौर देखा जा रहा है और इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया है। क्या उन्होंने कहा है, हम आपको बता देते हैं।
पश्चिम बंगाल और कश्मीर में एक के बाद एक हत्या का दौर देखा जा रहा है। घाटी में 6 माह में 14 बीजेपी नेताओं की हत्या की गई है। कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर हैं बीजेपी कार्यकर्ता और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में इस बात का भी जिक्र किया है। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों का क्या मतलब है, पश्चिम बंगाल की सियासत में इसका कितना होगा असर, इस पर होगी बात। और बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस में कलह मच गई है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन में गलती की, ये कह रहे हैं तारिक अनवर, जो कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। तारिक ये कह रहे हैं कि गलत लोगों को अभियान की कमान दी गई। एआईएमआईएम की बिहार में एंट्री शुभ संकेत नहीं है, ये कहना है तारिक अनवर ने। और कांग्रेस पार्टी ने जो गलतियां की हैं, जिसकी वजह से ये नतीजा सामने आया है, उस पर सवाल खड़े किए हैं तारिक अनवर ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब हैं। अनवर साहब, सच है ये? बिल्कुल सच है और इस सच्चाई को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं और आने वाले समय में उन तमाम चीज़ों का गहन अध्ययन किया जाएगा कि कहाँ कमी रह गई, किस वजह से इतना कमज़ोर प्रदर्शन रहा। क्योंकि पिछली बार हम लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था। 41 में हम लोग 27 सीट जीते थे और इस बार 70 में 19 मात्र जीत पाए। तो ये बात तो सच्चाई है कि अगर थोड़ा सा हमारा बेहतर प्रदर्शन होता, परफॉर्मेंस बेहतर होता, तो हमारी सरकार आज होती, महागठबंधन की सरकार होती। मतलब राजद के नेता भी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। देखिए, जो हकीकत है उनका कहना गलत नहीं है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक गए और उस बात को देखना पड़ेगा। और अभी हमारे पार्लियामेंट के चुनाव में करीब 3.5 साल बचा है, तो इस 3.5 साल का जो वक्फा हमको मिला है, समय मिला है, उसमें उन कमियों को दूर करना चाहिए। तो देखिए, कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर का बड़ा बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि हमें सच को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार से बिहार महरूम रह गया है। कांग्रेस को इस विषय पर आत्मचिंतन की जरूरत है। साथ ही साथ ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से 5 सीटें हासिल की हैं, उसको लेकर भी तारिक अनवर ये कह रहे हैं कि दरअसल एआईएमआईएम की एंट्री बिहार में शुभ संकेत नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। वहीं हार पर महागठबंधन की बैठक जारी है। राबड़ी देवी के घर पर महागठबंधन के नेता जुटे हैं। बिहार में मिली हार पर महागठबंधन समीक्षा कर रहा है। बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। आपके खिलाफ डिसाइसिवली अगर उसके बावजूद आप कुर्सी पकड़ते हैं, तो मैं समझता हूं ये मोह और ये माया आपकी कितने दिन टिकेगी, ईश्वर जानता है। जेडीयू अपने 15 साल के जो उनका शासन है, सबसे लोएस्ट नंबर पे, इस पे साइलेंट। देखिए, मैं तो समझता हूं कि अगर सीमांचल में कुछ परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई, वजह हम सब जानते हैं, तो जेडीयू 25 से 26 सीट पे आती बड़ी मुश्किल से। और अभी भी मैं साफ तौर पे ये कहूं कि इस मैंडेट पर अगर वो पटाखे चला रहे हैं नीतीश जी के लोग, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं लोग आहत महसूस कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने कोरोना में हमारा ध्यान नहीं रखा, जिस व्यक्ति ने मुजफ्फरपुर में जब बच्चियों की चित्कार हो रही थी चुप्पी साधे हुए थे, जिस व्यक्ति ने संविदा कर्मियों पर लाठी चलवाई, जिस व्यक्ति ने समान काम समान वेतन और नियोजित शिक्षकों पर लाठियां चलवाई। तो देखिए, बिहार में जिस तरह से महागठबंधन की हार हुई है, वो भी तब जबकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस पार्टी का जो रोल रहा, उसको लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और आरजेडी के खेमे से लगातार दबे स्वर में यह बात कही जा रही है कि अगर कांग्रेस को इतनी सीटें ना दी गई होती तो शायद नतीजे दूसरे होते। कविंदर गुप्ता साहब, मानते हैं आप ये जो बिहार में आज की तारीख में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इसमें कांग्रेस पार्टी का बड़ा योगदान रहा?
कांग्रेस की हालत कहीं ये बिहार को लेकर के ऐसी बात कहेंगे ऐसा नहीं है। पूरे देश में इनको लोग नकार रहे हैं। इनकी जो भी नीतियां रही, इन्होंने जिस प्रकार से लूट मचा के रखी थी अपने कार्यकाल में, वो सारी जनता जानती है। आज राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं वो जेल के अंदर हैं, किस कारण से है वो जानते हैं। आज इनके बड़े नेताओं, चाहे पी चिदम्बरम से लेकर के शशि थरूर से लेकर के कोई भी व्यक्ति से लूटपाट से अछूता नहीं है। लोगों ने उस चीज को कविंदर गुप्ता साहब, मेरा सवाल इससे रिलेटेड था कि बातें अब ये हो रही हैं कि देखिए नीतीश कुमार की परफॉर्मेंस को लेकर लोगों में नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी 15 साल की, लेकिन बीजेपी के साथ ने नीतीश की नैया पार लगा दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ ने आरजेडी को डुबो दिया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये कांग्रेस वाले। ये अभी देखो इनकी हालत आगे टाइम में क्या हो रही है। इनका कोई दीन धर्म नहीं है, ये कब किसके साथ मिल जाए इनको, ये अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस के बारे में सारी दुनिया जानती है कि किसी समय में ये हर स्टेट में एक बड़ी पार्टी का रोल अदा करती थी। आज ये वहाँ पर उनके किसी भी पार्टी के पूरक बन करके रह गए हैं। कई 10 सीटें, कभी महाराष्ट्र में जाओ तो उनके साथ शिवसेना के साथ चल पड़ते हैं, जिनके साथ इनके कभी विचारधारा नहीं मिली। आज बिहार में जो हालत हुई है, 70 सीटें इनको दी गई थी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और इनको लोगों ने नकारा है। पूरे देश से लेकर के हर प्रदेश में, म्युनिसिपैलिटीज में, छोटी छोटी पंचायतों में इनको लोग लगातार नकार रहे हैं। ये कांग्रेस, लेकिन बिहार में आपके पास भी तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है ना, इसकी उम्र हो चुकी है। नीतीश कुमार के खत का कोई नेता बीजेपी के पास भी नहीं है ना, इसीलिए तो नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा करना पड़ता है आपको भी। देखिए ऐसा नहीं है, हम कमिटमेंट की बात करते हैं। हमने जो कमिटमेंट की थी इलेक्शन से पहले, उसी पर आज लगे हुए हैं हम। ये दूसरे प्रदेशों की तरह या कांग्रेस की तरह किसी को धोखा देना नहीं चाहते। हाँ, ठीक है, ये बात तो है कि जो कमिटमेंट किया गया था कि भाई जेडीयू की कम सीटें भी आ जाएंगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, वो निभाया जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी मुख्यालय से बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान कर दिया। नीतीश की अगुवाई में एनडीए कार्यकर्ता बिहार में काम करेंगे, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नीतीश ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। इस तरह से ये बिल्कुल साफ हो गया। और उसके बाद फौरन पीएम मोदी के इस बयान के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। अच्छा, एक और बड़ी जानकारी इस बीच ही आ रही है कि 16 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है नीतीश कुमार का। 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार। इस कार्यकाल में सबसे ज्यादा दिन तक बिहार का सीएम बनने का रिकॉर्ड भी नीतीश कुमार बना लेंगे। खालिद अब्दुल्ला साहब, अब देखिए यहां पर ऑपोजिशन ने पूरा जोर लगा दिया, महागठबंधन ने जबरदस्त ताकत दिखाई, बहुत मेहनत भी की, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी, उसके बावजूद भी नतीजे बीजेपी और जेडीयू के फेवर में रहे। अब ये जो पड़ोसी राज्य में जो कुछ हुआ है, इसका असर बंगाल में आपको लगता है पड़ेगा? देखिए, पहले मैं आपको 1 मिनट का समय मांगता हूं, आप बीच में थोड़ा अगर ना बोलिए जल्दी से, तो वो बेहतर होगा जी। मैं आपसे कह रहा हूं कि उप मुख्यमंत्री, अभी आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे हमारे देश के महान सेनाओं का अपमान करते उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के लाइन में ला खड़ा कर दिया, उनके बराबरी में खड़ा कर दिया। हमारी सेना, हम कार्यकर्ता हैं, हम सेना के बराबर कैसे हो सकते हैं? ये उनको माफी मांगनी चाहिए पहले। ये उनको पहले बोलिए, माफी मांगनी चाहिए कि सेना के सम्मान में और सेना के बराबर खड़ा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी नहीं हो सकता। इनको कहिए ये बात नहीं बोलेंगे। दूसरी बात रही, आपने कहा कि इनका एंट्री हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बंगाल एक ऐसी जमीन है, यहाँ पर क्रांतिकारी जो हमारी नेत्री है ममता बनर्जी, वो बहुत ही लड़ाई करके आई है। कोई ऊपर से आके हेलीकॉप्टर से या दिल्ली नहीं, से लेकिन अभी जो क्रांति आप बार बार कह रहे हैं, क्रांति से मतलब आपका हिंसा से तो नहीं है ना? नहीं, देखिए, आपको हम कह रहे हैं क्रांतिकारी नेत्री है, तो हिंसा कहां से आया? क्रांतिकारी नेत्री मतलब हिंसा हो रही है ना, लेकिन मिट्टी से जमी है।
मिट्टी से जमीन से जुड़ी हुई नेत्री है। ये कोई हेलीकॉप्टर से नहीं, खालिद अब्दुल्ला साहब, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता भी मारे जा रहे हैं, बीजेपी तो कह ही रही है कि आपके बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, टीएमसी के लोग कर रहे हैं। अगर आप दोनों की भी बात मान ली जाए तो भी कानून व्यवस्था जो है उसे संभालना तो सरकार का जिम्मा है ना। 30 सेकंड का भी समय नहीं दिया आपसे, मैं रिक्वेस्ट किया था, आपने 30 सेकंड का भी समय नहीं दिया। आप भारतीय जनता पार्टी को 3 मिनट का समय बोलने के देते तो कम से कम मुझे तो बोलने दे, जल्दी से कंप्लीट करें। अनुरोध करता हूं कि आपने, मैं जल्दी ही कहता हूं भाई, आप मुझे जल्दी हटा देंगे, मुझे मालूम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो क्रांतिकारी का मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपस में इतनी लड़ाई है। आपने देखा कि राज्य स्तर पे आपस में राहुल सिन्हा कभी बोलते हैं हम 12 दिन का समय दे रहे हैं। आप सोच लीजिए, दिलीप घोष मुकुल राय में झगड़ा हो रहा है, वो जो यूथ के मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा के मोर्चा, वो इस्तीफा देने के लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अब्दुल्ला साहब और कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। अगली खबर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है। आज जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेफ्ट के गढ़ जेएनयू से दे सकते हैं बंगाल को भी संदेश, इसके आसार हैं। जेएनयू में विवेकानंद की मूर्ति को लेकर विवाद रहा है। 2019 में मूर्ति क्षतिग्रस्त करने की कोशिश भी हुई थी और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की मूर्ति, जो कि जेएनयू कैंपस के अंदर मौजूद है, उसका अनावरण करने जा रहे हैं। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।